मौजूदा वक्त को छोड़ दें तो हम लगभग हर दूसरे दिन एटीएम से पैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि यही एटीएम आपके बैंक अकाउंट के लिए खतरा है तो शायद आप उससे बचने लगेंगे। और दुर्भाग्य से इस वक्त ये बात सच है, क्योंकि देश के 70% एटीएम इस वक्त सुरक्षित नहीं है। तो आखिर क्यों ऐसा है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपका बैंक आपको बचाने के लिए क्या कर सकता है, इस पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर सिक्योरिटी फर्म लुसिडियस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल त्यागी और फायर आई के सीनियर रीजनल डायरेक्टर विशाख रमन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे कोशिश तो हमारी ये थी कि कोई बैंकर भी शो के अंदर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने भी इस शो पर आने के लिए रजामंदी नहीं दी। कोई बात नहीं, हम उनके बिना भी बात करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी कंसर्न जो है वो बैंकों से जुड़ी हुई है यहां पर। लेकिन इससे पहले कि चर्चा को शुरू करें, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एटीएम खतरा बन गए हैं और वहां से आपका डेबिट कार्ड खतरे में पड़ सकता है। देखिए, पैसे निकालने के लिए एटीएम के सामने लगे इन लोगों को अब सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि एटीएम में कैश है या नहीं, बल्कि इस बात की भी कि क्या बैंक में रखा उनका पैसा सुरक्षित है। इस बात की पूरी संभावना है कि एटीएम को हैक कर आपके डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी ली जा सके। जिस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर देश के एटीएम काम करते हैं वो 2 साल पहले ही आउटडेटेड हो चुका है और अधिकतर बैंकों ने इसे अपग्रेड नहीं किया है। देश भर के 70% से ज्यादा एटीएम माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी पर चलते हैं। उसके सिक्योरिटी अपडेट देना कंपनी ने 2014 में ही बंद कर दिया था। इसका मतलब यह है कि हैकर्स के लिए इन एटीएम से जानकारी चुराना बेहद आसान है। तो पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं देश के 70% से ज्यादा एटीएम। विंडोज एक्सपी जिसका वर्जन आउटडेटेड हो चुका है, शायद आपने अपने घर से भी हटा दिया होगा, तमाम ऑफिस से हट चुका है, लेकिन आपके एटीएम में अभी भी चल रहा है। अब हैकर इसका कैसे फायदा उठाते हैं? तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं राहुल त्यागी साहब लुसिडियस से, उनसे ही कल हमने पूछा कि जरा बताइए कि हैकिंग हो कैसे सकती है। उन्होंने हमें करके दिखाया, पहले वो देख लीजिए, फिर बातचीत भी शुरू करते हैं। मेरे पास एक कंप्यूटर है जो कि एक हैकर का कंप्यूटर है और ये विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब भी आपको इसी एटीएम को देखते हैं तो एटीएम एक बड़ा डब्बा नहीं होता, उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास और एक कंसोल होता है जिसे बोलते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये हैकर्स का बड़ा पसंदीदा एप्लीकेशन होता है जो बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है प्रोफेशनल हैकर्स के द्वारा। तो उसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, एक एक्सप्लॉइट ढूंढूंगा। अब एक्सप्लॉइट क्या होती है, ये एक चाबी होती है जो कि एक कोड होता है जिसकी मदद से आप किसी कमी को ट्रिगर कर सकते हो। यहाँ पे हमने विंडोज एक्सपी मशीन का पूरा कंट्रोल अपने हैकर्स लैपटॉप के ऊपर ले लिया है और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम अब अगर एक हैकर एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो उसके साथ वो क्या क्या कर सकता है। तो जब हम डेटा की बात कर रहे थे, हम डेटा कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर मेरा एटीएम नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है। तो इस एटीएम नाम के फोल्डर के अंदर में भी कोई क्रिटिकल डिटेल हो सकती है या कोई और चीज हो सकती है उसकी हार्ड ड्राइव के अंदर, एटीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोशिश करूंगा यहाँ पे आने की कोशिश, सी ड्राइव के अंदर वही डेटा मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे मैं DIR करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही ATM.txt फाइल और वही फाइलें हमारे पास आ चुकी है। तो राहुल त्यागी ने करके दिखाया कि देखिए कैसे हैक हो सकता है कोई एटीएम। राहुल, आपसे ही पहले पूछ लेता हूं, क्या इतना ही आसान है जितनी आसानी से आपने एक दूसरे सिस्टम को, विंडो एक्सपी वाले सिस्टम को हैक कर लिया, उस पर मनचाहे कमांड दिए, क्या इतनी ही आसानी से किसी एटीएम को भी हैक कर सकते हैं जिसमें विंडो एक्सपी चल रहा है? जी देखिए, सबसे पहले हम एटीएम, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि बेसिकली 2 ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट देती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बैंकों के लिए स्पेशली बनाया जाता है, तो एक्सपी के अंदर भी डिफरेंट वर्जन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब एटीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमने एक जनरल विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जो कि एक बेस होता है इनके फ्रेमवर्क का। तो जो मेन वर्नेबिलिटी उसके अंदर थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 के बाद अपडेट देनी बंद कर दिए थे उस टाइम पे, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये अपडेट्स क्यों जरूरी होते हैं। जब भी कोई किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई वर्नेबिलिटी या कोई बग निकलता है या कोई कमी निकलती है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, जब माइक्रोसॉफ्ट खुद उसकी रिसर्च टीम इसको फाइंड आउट करती है और उस रिसर्च टीम को फाइंड आउट करने के बाद उसका एक तोड़ निकाला जाता है, उसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है। जैसे ही आप अगले दिन अपना कंप्यूटर अपडेट करते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स करते
करते हैं या विंडोज को अपडेट करते हैं तो वो जो बग को पैच करने का, उस जो जिस तरीके से हैकर अंदर घुसा था उसको बंद करने का जो तोड़ होता है वो डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिससे अगर कोई अलग दूसरा हैकर उसी कमी का फायदा उठाते हुए आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो घुस नहीं पाएगा। अब जो मेन फ्रेमवर्क था विंडोज एक्सपी का वो बेसिकली सेम था, लेकिन जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं एटीएम्स के, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया था इसका अपडेट देना, तो ऑब्वियसली ये एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स ये इजी है हैकर्स को के लिए कॉम्प्रोमाइज करना विंडोज एक्सपी। दुग्गल साहब, 2 साल हो गए एक्सपी का अपडेट नहीं आता, कितना भी स्पेशलाइज आपने सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन क्या भारतीय बैंक को बिल्कुल एहसास नहीं है कि इसको अपडेट किया जा सके? क्या इसमें बहुत खर्चा है या क्या समझे, क्या क्यों बैंक्स इसमें इतनी लेटलाली दिखा रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में हो ऐसा रहा है कि अधिकांश बैंक्स के सामने कोई बहुत ज्यादा मैंडेट नहीं है, क्योंकि साइबर सुरक्षा को हम लोग एक पैची वर्क सा मानते हैं। हमको लगता है कि चलिए अगर आरबीआई बोलेगा हम कर लेंगे, आरबीआई नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। तो यही कारणवश है कि बैंक्स खासतौर पर एटीएम्स के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर पाते हैं और उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं तवज्जो देंगे तो कोई आसमान नहीं गिरने वाला, कोई पीनी प्रोविजंस नहीं होते। तो मुझे लगता है बैंकों को आभास दिलाना पड़ेगा कि एटीएम्स भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल लाइफलाइन सा है, और अगर आप उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करेंगे तो संभावित तौर पर उसको न केवल हैक करना आसान होगा, बल्कि साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको आधार बना के और साइबर क्राइम एक्टिविटीज की जा सकती हैं। तो यहां पर आवश्यकता है कि भारत एक नया साइबर सुरक्षा कानूनी ढांचा लेकर आए जो बैंक्स को और तमाम से सर्विस प्रोवाइडर्स को उनकी जिम्मेवारियों को परिभाषित करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दाखिल करे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये पिनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हर्जाना देना पड़ जाएगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं को भी आपको ज्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा साइबर सुरक्षा हेतु। साथ ही साथ भारत की जो साइबर कानून है उनको सशक्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम ही इसीलिए है कि बैंक तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उनकी गलती है तो है, लेकिन आप जागरूक बने, आप अलर्ट रहें ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एटीएम तो आपको बैंक का यूज करना पड़ेगा। विशाख रमन साहब, एक बार पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं और ये मौका था कुछ ही दिन पहले आया था जब एक झटका हमको ऑलरेडी लग चुका है। 32 लाख क्रेडिट कार्ड, माफ कीजिए डेबिट कार्ड कंप्रोमाइज हो चुके हैं हमारे सिस्टम में, तब भी बैंक जाग नहीं रहे। मगर ये इनका जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि ये इकोसिस्टम है जो बैंक का एटीएम का मैन्युफैक्चरर है, ओईएम, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना उनकी जिम्मेदारी भी होती है, और भी ये जो स्विचिंग नेटवर्क मेंटेन कर रहे हैं उनका भी एक एसएलएस होते हैं, देन फिर बैंक का भी एसएलएस होते हैं। सो ये पूरा इकोसिस्टम में हम सिक्योरिटी देखना पड़ता है। आजकल जो नया मैलवेयर आ रहा है, इट्स वेरी स्पेशलाइज्ड, very targeting to specific OEMs who are actually manufacturing the ATM machines. So the responsibility is across the ecosystem. कह रहे हैं कि अक्रॉस द इकोसिस्टम, लेकिन नोडल पॉइंट तो विशाख साहब बैंक ही होगा। बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, जिस कंपनी ने मशीन लगाई है, हिटाची है या कोई और है, और उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो तो बैंक की जिम्मेदारी है। सही कह रहे हैं, बट जैसे पावन साहब ने बोला, जो गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट होते हैं, which will make sure all the stakeholders in the ecosystem are held responsible for that. राहुल, मुझे ये and we've seen in the Western world, be it बोलिए be it Taiwan, Thailand, and we've seen a huge amount of ATM hacks, either via malware or via adding a certain black box kind of an equipment which is in remote ATM and making sure that hackers get an access to it. राहुल, मुझे ये बताइए कि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिल्कुल राहुल, मुझे ये बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं कि 70% तक एटीएम देश में 2,10,000 2,20,000 ये आंकड़ा, इतने एटीएम है, अगर उसमें से 70% एटीएम्स पुराने आउटडेटेड सिस्टम पर चल रहे हैं तो क्या माने, जो पीएसयू बैंक हैं जिनकी पहुंच गांव तक भी है, जहां लोग उतने ज्यादा जागरूक शायद नहीं है अर्बन एरियाज के मुकाबले, वहां पे खतरा ज्यादा है, इस खतरे का स्प्रेड कैसे समझेंगे?
ये देखिए, खतरा अगर देखा जाए तो खतरा है भी और खतरा इतना बड़ा भी नहीं है। मैं आपको उसका टेक्निकल एग्जांपल देता हूं कि अगर हम एटीएम को हैक करने की बात करते हैं, उसमें पहले तो हमें फिजिकल एक्सेस चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठ के एटीएम हैक कर सकते हैं। इन केस ऑफ नोन मैलवेयर, अगर आप उसको डायरेक्ट, जैसे मैंने उस दिन करके दिखाया विंडोज एक्सपी के अंदर, तो वो मेरे सामने हम सेम नेटवर्क के अंदर थे। जैसे अगर आप सेम वाईफाई में 2 कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हैकर को उस नेटवर्क पे होना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आप ध्यान दें कि जो अगर मैलवेयर की बात करें तो मैलवेयर, अगर अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में लाना चाहूंगा कि जितने भी हमारे 3.2 मिलियन कार्ड जो भी हमारे हैक हुए अक्टूबर के अंदर, उसका जो लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी, वो काफी हद तक कम है उन क्राइम्स का जो अवेयरनेस की वजह से नहीं हो पा रहे एक्चुअली में। जितना मोबाइल वॉलेट चल रहे ये हैं, जो अनपढ़ लोग हैं जिनको, लेकिन राहुल, ये तो मानेंगे ना कि सिस्टम की खामी है, क्योंकि 32 लाख कार्ड्स का कंप्रोमाइज होना बड़ी बात है। मैं वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि टेक्नोलॉजी के अंदर आप एक चीज हमें ये समझना पड़ेगा एक्चुअली में कि देयर इज नथिंग 100% सिक्योर। बट हाँ, अगर आप देखिए इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल की हैकिंग कभी हुई नहीं थी। बिकॉज ऑफ हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले जो हैकिंग होती तो हॉबिस्ट के थ्रू होती थी, जो बस छोटा सा हैक करते थे। बट आज की डेट में वी हैव ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स जो कि अटैक करने से पहले अपनी वो मशीन ही रख लेते हैं एटीएम को, उसको टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और बाद में वो बड़ा अटैक डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिचुएशन में मेन ऑब्वियसली ओएम्स को, बड़ी कंपनी जो एटीएम की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन करती हैं, उनको यह ध्यान देना पड़ेगा कि उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव मोड में सोचना पड़ेगा, क्रिमिनल की तरह कि अगर मैं क्रिमिनल हूं तो हर एक मशीन के अंदर क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, वैलिडेशन। वेरिफिकेशन होता है कि कस्टमर जब कार्ड लगाता है कि क्या उसके पैसे बाहर आ रहे हैं, उसका सब काम सही चल रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कर दिया। अब अगर हम वैलिडेशन की बात करें कि अगर कोई क्रिमिनल उसके साथ ये करने की कोशिश करता है तो क्या इस मशीन का क्या रिप्लाई होगा, तो इस पार्ट के ऊपर कंपनियों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो आई थिंक आगे लगता है उनको दे भी नहीं है कुछ, बट ज्यादा देना तो पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि खतरे बढ़ रहे हैं। और दुग्गल साहब, लीजन क्रू नाम का जो एक गैंग है, साइबर गैंग, जिसने विजय माल्या का, राहुल गांधी का, तमाम बड़े पत्रकारों का रोज एक अकाउंट हैक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कल बोल भी दिया, खबरें भी चली कि वो भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं, इतना कमजोर है। तो जब थ्रेट तो है हमारे सामने खुला हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज जो ये बड़ी चुनौती है, इस धमकी की चुनौती नहीं है, उसके पीछे जो बड़ी चुनौती है उसको हमें देखना है। क्योंकि अभी तो देखिए, इस ग्रुप ने जहां इतने ट्विटर अकाउंट्स हैक किए हैं, साथ ही साथ ये धमकी दी है कि संसद की वेबसाइट को हैक करेंगे, तो होमवर्क करके दिया है। तो इस तरह की धमकी को हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि अगर ये संसद की वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं, तो आज के संदर्भ में बैंकिंग नेटवर्क्स और फाइनेंशियल नेटवर्क्स को टारगेट करना तो बहुत आसान सी बात हो जाती है। और जब उनको पता लग गया है कि अधिकांश पैसे बैंकिंग नेटवर्क के अंतर्गत आ गए हैं, तब लाजमी सी बात है कि वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर सेंध लगाने की। और अगर वो सेंध लगा के यहां से डेटा चुरा के पैसों को लेकर लुप्त हो जाते हैं, तो हम उनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो क्योंकि ये ग्रुप जो है भारत के बाहर स्थित है और इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास तो बना दिया है, लेकिन उन लोगों को हम दूसरे राष्ट्रों से पकड़ के भारत ला पाए ताकि भारत के कानून के अधीन उनके बरखिलाफ कार्रवाई हो पाए, ये एक बहुत दूर की सोच है, संभव शायद नहीं हो पाएगा। और चलिए मान भी लिया कि आप उनको लेके यहां आ भी जाते हैं, तो हम कर क्या रह पाएंगे? हमारा कानून तो विशिष्ट तौर पर अपंग सा है, क्योंकि हमारा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो तो हैकिंग को एक बहुत माइनर ऑफेंस क्रिएट करता है कि एक दंडनीय अपराध है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, जमानती अपराध है। तो चलिए कुछ भी कर लीजिए, जमानत तो उसी वक्त हो जाएगी जिस वक्त आपको अरेस्ट किया जाएगा। और जब हैकर को आप अरेस्ट करने के बाद छोड़ते हैं जमानत पर, वो पहली चीज करता है कि अपने विरुद्ध जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कन्विक्शन हो ना पाए। और यही कारणवश है कि हम लोग भारतवर्ष में साइबर क्राइम कन्विक्शन नहीं करा पाए हैं। तो संदर्भ आज का, आवश्यकता आज की कि हम नए तरीके से साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए जो विभिन्न प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिभाषित करे और डिजिटल पेमेंट्स और मोबाइल पेमेंट्स को कानूनी मान्यता प्रदान करे और एक कानूनी एनेबलिंग ढांचा प्रोवाइड करे
ताकि भारत अग्रसर हो सके एक डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की। ऐसे में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जबकि हम डिजिटल इकोनॉमी की रोज बात कर रहे हैं, डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तब तो साइबर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऐसे में इस तरह की त्रुटियां, खामियां बहुत बड़ी दिखेंगी और इनसे बचना ही होगा। तो चलिए यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आप क्या कर सकते हैं अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सुरक्षा के लिए। भले ही एटीएम पे कितना भी खतरा हो, लेकिन आप कैसे बचेंगे, चर्चा होगी इस ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि खतरे में है आपका डेबिट कार्ड, क्योंकि देश के 70% से ज्यादा एटीएम्स पर सिस्टम अपडेट नहीं है, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं ये एटीएम्स, जहां पर खतरा काफी ज्यादा है। तो ब्रेक से पहले हमने देखा कि कैसे ये हो सकता था, किस तरीके से कंप्रोमाइज होता है पूरा सिस्टम, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं। इससे हमारे सभी एक्सपर्ट हमारे साथ। विशाख साहब ये बताइए कि चलिए सिस्टम में कमजोरी है, अपडेटेड नहीं है सॉफ्टवेयर, बैंक की तरफ से अभी ढिलाई है, लेकिन जो यूजर हैं, जो लोग ग्राहक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, माफ कीजिए, डेबिट कार्ड का यूज इस्तेमाल करते हैं, 80 करोड़ डेबिट कार्ड है इस देश में, वो क्या सावधानी रख सकते हैं? आप तीन तरीके से दे सकते हैं। पहले एंड यूजर का जो अवेयरनेस है, जहां पे एटीएम में जा रहा है उनका जो पिन कैसा सुरक्षा करना है, वो कैमरा से क्या पिन रख के वो जो हाथ बंद करके जो पिन को सेव करना है। सेकंड, जहां पे एटीएम यूज करना है वो बैंक का प्रीमाइसेस में है, उसको यूज करने से बेहतर है, क्योंकि आपको विजिलेंस भी रहेगा, जो भी अपडेट्स, क्योंकि बैंक के जो इनहेरेंट लोकेशन पे उस एटीएम को यूज करना पड़ेगा। और दैट इज एंड यूजर का जो भी कॉशंस है। बट इफ यू लुक एट द बैंक्स, ये जो हैकिंग ग्रुप है जो भी यूज करते हैं, उनका जो टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, टीटीपी बोलते हैं उसको, दैट रिमेन्स कॉमन। सो ये बैंक ऑल्सो नीड्स टू लुक एट गेटिंग थ्रेट इंटेलिजेंस across the group, saying what are the tools they've used and learn from those Western examples and make sure those updates which is being given as part of the threat intelligence are fixed. And the third one is the ecosystem, essentially your third-party networks, your switching networks, and the OEMs who actually provide those equipments for ATMs, whether the software updates are being done. So these are the three layers in which you can defend these kind of ATM hacks. मुझे राहुल आप ये बताइए कि कितने परसेंट, क्योंकि अब ये तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है, बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कितनी गुंजाइश है? यहां पर विशाख ने 2-3 तरीके या एक लेयर, सिस्टमेटिक लेयर बताई, लेकिन कितनी गुंजाइश है कि आप अपने तह बच पाएंगे? देखिए, मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले होते हैं जो टेक्निकल लोग, जो डिजिटल बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ई वॉलेट्स को यूज करते हैं, और दूसरे हैं हमारे गांव के लोग, जहां जो इतने अवेयर नहीं है स्मार्टफोन यूजर्स के अंदर। तो इन दोनों के डिफरेंट टारगेट हैं। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है, जो विलेजेस में हैं, जो बंदे अवेयर नहीं हैं, उनको किस तरीके से डिजिटलाइज किया जाए। और जैसे एग्जांपल लेता हूं, जो दर्शक ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्राइम होता है एटीएम्स के अंदर। तो पहला होता है, जिसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। एक बूढ़ा आदमी है, वो जाता है एटीएम के अंदर, वहां पे एक लड़का ऑलरेडी खड़ा हुआ है, वो कहता है अंकल जी आइए मैं आपका आप एटीएम में हेल्प कर देता हूं। अब वो गांव से बंदा निकला, पहली बार एटीएम में आया, दूसरी बार आया, उसको नहीं पता है वो कैसे करना है, और वो उसका कार्ड लेता है, काले रंग का कार्ड है उसका, किसी बैंक का, पढ़ना उसको आता नहीं है, बट उसको इतना दिखाया गया ये दबाने से ये निकलेगा। वो कहता है अंकल मैं आपके निकाल देता हूं, आप पिन बताइए। पिन बता लिया उसने, और बाद में पिन जब वो बताता है तो क्रिमिनल को पता लग गया पिन। अब वो क्या करता है, जाते हुए पैसे जैसे उसको निकाल के देता है, वो अपना एक काला कार्ड उसको दे देता है, उसका कार्ड रख लेता है। अब पिन उसको पहले से पता है, कार्ड उसके साथ है, और वो क्रेडिट कर लेगा पैसे। दूसरा जो इसके अंदर है, जो आज का कि उसे बोलते हैं स्किमिंग डिवाइसेज। तो स्किमिंग डिवाइसेज बहुत सालों से चल रहे हैं। तो जब भी कोई कस्टमर अगर एटीएम के अंदर जाए तो सबसे पहले ध्यान दे कि वहां पे एक जो कैमरा सामने लगा है उसके अलावा कोई ऊपर कैमरा तो नहीं लगा। अगर वो देखता है तो तुरंत बैंक को रिपोर्ट किया जाए। दूसरा वो देखे कि जहां पे वो अपना कार्ड स्वाइप करता है
तो वो जो ढक्कन है वहां पे, और जो मैं करता हूं, मैं तो हिला के देख लेता हूं एक बार कि कहीं स्किमर तो नहीं लगा हुआ। तो जहां पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं वहां पे एक मशीन होती है हैकर्स की जो उसके ऊपर चिपक जाती है। तो जैसे ही आप स्वाइप करते हो तो कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन आपके मैग्नेटिक स्ट्राइप के अंदर होती है, और जैसे आप स्वाइप करते हो फ्रिक्शन के थ्रू जैसा होता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस डिवाइस के अंदर चली जाती है, और डिवाइस को बाद में वो निकाल के कंप्यूटर के साथ अपने लगा के वो सारी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। अब कार्ड की आप देखिए, कार्ड का इस मनी से कितना बड़ा क्राइम हो सकता है कि अगर आप 10 लाख रुपए, अब मैंने आपका डिटेल ले लिया, उसका डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बना लूंगा मैं, और मेरे पास उसके अंदर 10-15 लाख या 50 लाख पड़ा हुआ है। अगर आप 50 लाख रुपया दूसरे देश में बैग में लेके जाइए एयरपोर्ट से, तो आप शायद ही अंदर निकल भी पाएंगे, तो पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन अगर उस कार्ड के अंदर आपके 50 लाख रुपए हैं और आपने पर्स के अंदर वो रखा है, वो दूसरी कंट्री के जाके अंदर आप निकलवा सकते हो। तो राइट, मैं समझ गया आपकी बात। तो ये वो चीजें होंगी जिससे लोगों को बचना होगा, लेकिन शायद खतरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाकई इससे बहुत बड़ा है। तो यहां मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक से आके इस पूरी चीज का सार निकालेंगे। पवन दुग्गल साहब से पूछेंगे कि यहां से पूरे सिस्टम को हम कैसे इक्विप कर सकते हैं, बैंकों को ये जागरूकता कैसी आएगी, और आखिर उन्हीं के एंड पे है जहां पर ये सॉफ्टवेयर जैसी चीजें अपडेट होगी, क्योंकि इसमें हम जिनके पास डेबिट कार्ड है वो कुछ खास कर नहीं पाएंगे। चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे खतरे में आपका डेबिट कार्ड, क्योंकि सिस्टम अपडेट नहीं है आपके बैंक के एटीएम का। 70% से ज्यादा ऐसे एटीएम देश के अंदर है। पवन दुग्गल साहब, मुझे बताएं कि हमारे दोनों एक्सपर्ट ने तो कई सारे वो टिप्स दिए जो फिजिकली कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, लेकिन चूंकि आज पूरी बात हो रही है सिस्टम अपडेट नहीं है, क्या मेरे पास कानूनी तौर पर कोई ऐसा हक नहीं कि मैं जाके अपने बैंक से पूछूं कि क्या मेरे जो एटीएम है बैंक का वो अपडेटेड है, ताकि मेरी सुरक्षा को कंफर्म कर सकूं? बिल्कुल मेरे पास अधिकार है। ये जो बैंक्स हैं ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुसार ये इंटरमीडिएट या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इनको दायित्व दिया जाता है सेक्शन 79 IT एक्ट में कि ये ड्यू डिलिजेंस सावधानी अपनाएं। केंद्रीय सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि बैंक्स को रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं, और केंद्र सरकार ने तो ISO 27001 एक मापदंड भी प्रिस्क्राइब कर दिया है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स के लिए। तो एक उपभोक्ता होने के नाते मैं बैंकों से हमेशा सवाल पूछ सकता हूं कि आप बताइए, आप इंटरमीडियरी हैं, आपने क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स अपनाए हैं? और अक्सर बैंक्स जो हैं ये बड़े अनकंफर्टेबल सवाल के जवाब देने से कतराते हैं, लेकिन सवाल पूछ सकते हैं आप। और मैं देखता हूं कि अधिकांश बैंक्स जो हैं उनकी जो कंप्लायंस है भारत के IT एक्ट के तहत वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और अगर वो नहीं हो पाती तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप उपभोक्ता हैं, आप बैंक के विरुद्ध 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग सकते हैं, और स्पेशल प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के ना होने की वजह से एटीएम में आपको नुकसान पहुंचा है, तो आप फौजदारी मुकदमा बैंक और बैंक की टॉप मैनेजमेंट के विरुद्ध कर सकते हैं। 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान वहां पर है। तो मुझे लगता है आपके पास इफेक्टिव रेमेडीज हैं, लेकिन क्योंकि अधिकांश लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो इस डायरेक्शन में नहीं जा पाते, लेकिन आपको जल्दी से अपनी जानकारी को अपडेट करना पड़ेगा। राइट, तो आपके पास हक है कि आप जाके अपने बैंक से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे बैंक का एटीएम अपडेटेड है, क्या मेरा डेबिट कार्ड सुरक्षित है। और उम्मीद करते हैं कि बैंक्स भी जो आज बात करने तो नहीं आए, लेकिन ये कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने पुराने सॉफ्टवेयर हटाएं। एक बार हम धोखा खा चुके हैं, ज्यादा लोगों की 80 करोड़ डेबिट कार्ड को खतरे में न डाला जाए, और लोगों की पूंजी सुरक्षित रहे, बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहे, ये उद्देश्य होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। नमस्कार।